सिंघाड़ी गांव से मेरे सम्माननीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, सबको मेरी हाथ जोड़कर नमस्ते। आपके चरणों में मेरा प्रणाम। जिस तरह से आप लोगों ने प्यार और सम्मान दिया है, उसके लिए जिंदगी भर आभारी रहूंगा मैं आप लोगों का। बहुत लेट हो गया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूं और काफी देर तक इंतजार करना पड़ा आप लोगों को। लेकिन जिस मकसद के लिए घर से निकले थे, आज से 5 साल पहले तो हमने घर बार पहले ही छोड़ दिया था। ये जो प्रोपेगेंडा है और ये जो षड्यंत्र है, ये तो अब समझ में आया बाकी लोगों को। हम लोग इसके ऊपर बहुत अरसे से काम कर रहे थे कि आपके बच्चों को बहुत योजनाबद्ध तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, योजनाबद्ध तरीके से। आप लगाइए हिसाब, आप देखिए, वहां चले जाइए जब 1990 का दशक होता है, 1970 का 1980 के बीच का दौर होता है, जिस वक्त हरित क्रांति के नाम पर आपको नए हाइब्रिड बीज दिए जाते हैं, आपको पेस्टिसाइड के ऊपर, दवाइयों के ऊपर सब्सिडी दी जाती है, आपको उनकी फसलों की पैदावार के बाद ज्यादा पैसा दिया जाता है, आपके बच्चों को तरक्की के नाम पे शहर से बाहर भेजा जाता है, बढ़िया पढ़ाई के नाम पे रट्टा मरवाया जाता है। और एक दौर आ जाता है जब किसान के वही बीज जो उस टाइम पे उसको फ्री में दिए गए थे, उनको बहुत महंगी कीमतों में मिलने लग गए। अब तो खाद के लिए, डीएपी के उसी कट्टे के लिए मारा मारी और जो लाइन में लगने का हालत है वो आप लोगों ने रोज देख ही लिया। उसके बाद फसल की कीमत की हालत आप सबके सामने पहले से ही है। और फिर आपके बच्चों की पढ़ाई किस तरह की हो गई है कि आपका बच्चा और आपके भाई का बच्चा अगर एक ही क्लास में हो और एक नौकरी की सीट हो और बराबर नंबर आ रहे हो और इंटरव्यू में जाना हो और जो नौकर है, जो एमएलए एमपी न्यू पूछने लग जाए बता कौन से नलवाऊं, तो बताओ कौन से नलवाओगे भाई के न कोई कौन लुआवे। अर्जन न्यू सोचा है कि भाई कट्ठे जाना पड़ जाए, तो न्यू सोचा है पेपर जाने तो पहले न्यू भाई वाला थोड़ा बीमार नहीं हो जाए, क्यों मेरा लाग जाएगा फिर। मतलब पढ़ाई हमारी ऐसी बना दी जिसके अंदर समाज में रहने वाला वो बच्चा, जिसको सिखाना तो ये था कि हम लोग सह अस्तित्व के लिए बने हैं, हम लोग साथ रहने के लिए बने हैं, और उनको एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। किस चीज के लिए? नंबरों के लिए, नौकरी के लिए और पैसे के लिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण, हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने ये षड्यंत्र आज से 50 साल पहले शुरू किया था, आपकी फसलों और आपकी नस्लों को खत्म करने का, आज का दौर उसका ग्रैंड फिनाले चल रहा है। ग्रैंड फिनाले जो ये नए नौजवान बच्चे हैं, जो नए नए कार्यक्रम देखते हैं, जब लाइव चलते हैं, उनके अंदर फाइनल प्रोग्राम होता है कि अब सिर्फ विजेता बचेगा गेम के अंदर। अब देखना ये होगा कि विजेता वो राक्षस होंगे या विजेता इंसानियत का साथ देने वाले होंगे। क्यों मैं उनको राक्षस बोल रहा हूं? आपकी पढ़ाई आपको बता दी, आपकी खेती आपको बता दी, अब आपके शरीर के साथ क्या हो रहा है। जिस तरह का सामान आपको खाने के लिए दिया उन्होंने, बीजों के अंदर वो चीजें डाल के दी कि 90 के दशक के बाद, 2000 के बाद तो बहुत ज्यादा आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक जैसी क्रॉनिकल डिजीज होनी शुरू हुई। और आज के दौर में हर 10 में से 6 आदमियों को ये भी नहीं पता कि उसके शरीर में गलती क्या है, उसके शरीर में गड़बड़ क्या है, उसके शरीर में बीमारी क्या है, लेकिन उसे इतना जरूर पता है कुछ न कुछ गड़बड़ सी चल रही है न्यू नहीं मेरा के। तो यह जो दी गई थी आपको योजनाबद्ध तरीके से, आप समझिए ये कहां जाने वाली है। ये जो आजकल आपके साथ हो रहा है, ये जो आजकल आपको घर घर जाके जबरदस्ती एक इलाज दिया जा रहा है, एक आपके शरीर में कोई ई बोलते हैं इसको, क्योंकि नहीं तो वीडियोस डिलीट हो जाएंगी। कल एक दिन के लिए मेरे को फेसबुक पे खोला गया, आज सुबह जब मैं आ रहा था, आते टाइम देखा कि 2020 में जब मैंने ये लिखा हुआ था कि आने वाले टाइम में आपके लिए चिप आएगी और आपको सुई दी जाएगी, उस मेरी किसी पोस्ट पे लिखी हुई को फिर से वायलेट मान के 30 दिन के लिए फिर बंद कर दिया। परमानेंट बंद चल रहा हूं पिछले 6 महीने से तो लगातार।
जब से इसके ऊपर थोड़ा आक्रामकता से आए हैं, खुलते हैं और फिर पिछली कोई लेकर के और फिर बंद कर देते हैं। कारण क्या है? आप तक जानकारी नहीं पहुंचने देना चाहते। यही कारण था कि फिर हमने सोशल मीडिया का सहारा छोड़ के, मीडिया के ऊपर भरोसा करना छोड़ के, फिर गांव के अंदर लोगों से बात करने का मन बनाया कि अब सीधा गांव के लोगों से बात करनी पड़ेगी। आपके स्कूल क्यों बंद हैं? आपके कॉलेज क्यों बंद हैं? आपकी दुकानें क्यों बंद हैं? और क्यों ऐसा है कि आपके शहर और गांव के आसपास जो प्रॉपर्टी में उछाल आया, उसमें केवल और केवल मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों की ही तरक्की हुई और किसी की तरक्की नहीं हुई। नए प्लाट देख लोगे डॉक्टरों के, नई बिल्डिंग बनने लग रही डॉक्टरों की, या तो फिर जो सामान मुंह के ऊपर कवर करने वाला है उसका जो फैक्ट्री खोल रहा है उसकी, सैनिटाइजर की। मतलब जो इस धंधे से जुड़े हुए लोग हैं वो तो तरक्की कर रहे हैं 100 गुना, उनकी तो प्रॉपर्टी बढ़ गई 200 गुना, और हम लोग बर्बाद होते हुए नीचे गर्त में जान लग रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सरकारों को नहीं पता है? आपको क्या लगता है कि जब नोटबंदी की गई थी प्रधानमंत्री को पता नहीं था कि इससे अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी? भाई हमने सवाल पूछा था उस वक्त, कुछ लोगों को बहुत नकारात्मक लगता था। मैंने सवाल पूछा था, अगर प्रधानमंत्री को नहीं पता है कि नोटबंदी जैसे निर्णय से अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, तो उस आदमी को किसी काबिल आदमी से पूछना चाहिए। हमारे देश के अंदर अर्थशास्त्रियों की कमी नहीं है, और अगर उसे पता है तो इसका मतलब उसने जानबूझ के अर्थव्यवस्था बर्बाद की है। दोनों केस में से यही बात है ना भैया, तो पता नहीं तो उसको पूछना चाहिए, और अगर पता है तो जान के करी। और दोनों ही केसेस में उसने आज तक भी देश से माफी नहीं मांगी है, उसके बाद भी और उससे पहले की किसी गलती के लिए माफी ना मांगी है। और अब तो हमने खेल देख ही लिया। आपके बच्चे 2 साल से घर बैठे हैं, स्कूल में जा नहीं रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है? आपके मोबाइल के ऊपर, उस बच्चे के मोबाइल के ऊपर वीडियो गेम्स आ रहे हैं। उन वीडियो गेम के बाद उसके ऊपर अश्लील सामग्री आ रही है, उनका दिमाग खराब हो रहा है, वो उसके साथ चिपक के बैठे हैं। पढ़ाई पढ़ाई का तो खेल छोड़ ही दो, क्योंकि वो टाइम आप याद करिए जिस टाइम नया लॉकडाउन लगाया था इन लोगों ने, तब उस वक्त एक सेमिनार किया था इन लोगों ने, और मुझे भी उसमें आमंत्रित किया गया था। कहा गया था कि आप बताइए ऑनलाइन एजुकेशन के क्या फायदे और क्या नुकसान, और आप क्या समझते हैं कि ये फायदेमंद है कि नुकसानदायक है। यकीन मानिए 5 पैनलिस्ट में से अकेला था मैं उस वक्त जो ये कहता था 100% बर्बादी की निशानी है ये ऑनलाइन एजुकेशन। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता था ना कुछ तो सीख रहे हैं, नहीं तो घर बैठे रहते। मैं ये कहा करता था कि भाई बेशक आपका बच्चा एक अक्षर ना पढ़े, उसको समाज में लेके जाइए, उसको आसपास के बच्चों के साथ खेलने दीजिए, उसको मिट्टी के अंदर खेलने दीजिए, उसको अपने नए तरह की चीजें सोचने दीजिए। नहीं जा रहे स्कूल, कोई बात नहीं, स्कूल बंद कर दिया, आने वाले वक्त में स्कूल भी खुलवा लेंगे। लेकिन उस वक्त लोगों को नहीं समझ में आया था ये प्रोपेगेंडा। मैं तब भी ये बताया करता था कि आने वाले वक्त में आपके साथ क्या होने वाला है। 1.5 साल पहले मैंने ये लिखा था कि आपके हाथों में चिप लगने वाली है। 6 महीने पहले मैंने ये बताया था वो हाथ वाली चिप आने वाले टाइम में आपकी गुत्ती में लगने वाली है। हाथ वाली चिप का जिक्र आ गया है, गुत्ती वाली का जिक्र अभी 6-7 महीने में आ जाएगा आपके बीच में। क्यों? अभी आपसे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। केवल हरियाणा ऐसा राज्य है जहां इतना ज्यादा कड़ाई नहीं है, वरना मजाल नहीं है किसी और राज्य के अंदर एक भी प्रोग्राम नहीं हो रहा है, अगर आपको पता चले तो। कल मैं झारखंड की खबर देख रहा था, मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर किया है। वहां पे 2 पुलिस वाले आकर के उस बुजुर्ग को उसके घर के अंदर घुस करके इंजेक्शन दे रहे हैं। वो कह रहा है मुझे नहीं लेना, वो कह रहा है मैं बीमार हूं, लेकिन उसको जबरदस्ती की जा रही है। यही चीज 1 साल पहले जम्मू कश्मीर के अंदर लेडीज को घरों में घुस के अकेले को लेकर के लगाए गए थे, तब बोला था। यही चीज फिर जब आसाम के अंदर लगाई जा रही थी, हमने तब बोला था कि अगला नंबर आपका आने वाला है। अभी झारखंड वालों का आ गया है, अब छत्तीसगढ़ का आएगा, फिर मध्य प्रदेश का आएगा, और एक बार ये सरकार बन जाए जहां पे राज्यों में चुनाव है, आप देखिएगा ये पंजाब में भी आएगा और उत्तर प्रदेश में भी आएगा। हरियाणा में नहीं आएगा, वहां हरियाणा में नहीं आने देते, इसकी टेंशन नहीं, क्योंकि पूरा भारत ये देख रहा है कि हरियाणा के लोग किस तरह से छाती अड़ा के खड़े हैं इनके आगे कि तुम बोल के देखो एक अक्षर, तुम कह के देखो हमको। अब जाते हैं हम लोग सेक्रेटरीट में जाते हैं, वहां पे उन्होंने एक पुलिस वाला खड़ा कर रखा है, और जाते ही वो पूछता है हाँ दूसरी डोज का सर्टिफिकेट दिखा। तू कौन पूछना,
चुप देश लोग कहते तू जा, फालतू ना बोले नहीं तो आपस ले अड़े करेंगे। इन्हें इतना पता लग गया कि अब जो कोई आएगा फालतू जो थोड़ा जोश में बोलता है कि तू कौन रोक कर आ रहा, वो समझ जाते हैं कि इसके बात समझ में आ रही है, ये कौन मानता। जब कोई आवा है वो मुंह के कच्चे वाला चलान काटन और उसने नुका देख तू कौन सा चलान काट रहा है, जब ये समझ जाए हो अब तू जा और का काटन दे, क्यों हमने टारगेट मिला हुआ है। आपके बच्चों को कोई शिक्षा नाम की चीज नहीं मिली है। सोचिए अगर 2024 में चुनाव होते हैं, क्योंकि इस पर पूरा संदेह है, मैं आपको बता रहा हूं, अगर यूपी के अंदर इतनी सीट आ गई कि जो आने वाले वक्त में यूपी से राज्यसभा के सांसद जो रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह पे भाजपा को पूर्ण बहुमत मिल गया। अभी तो भाजपा को राज्यसभा में पूर्ण बहुमत नहीं है, उनकी जो एनडीए की दूसरी और पार्टियां हैं उनके साथ बहुमत है। अगर भाजपा को पूर्ण बहुमत मिल गया, यकीन मानिए भारत से लोकतंत्र खत्म हो रहा है, कंप्लीट खत्म हो रहा है, 2022 के अंत तक खत्म हो रहा है। 24 का इंतजार मत करिएगा, अभी आपको पहले से बता रहा हूं। कारण क्या है, अमिताभ कांत ने आज से 1 साल पहले बयान दिया था जिसके ऊपर हम लोगों ने कुछ नहीं बोला। उसने बोला था देयर इज टू मच डेमोक्रेसी। याद है डॉक्टर साहब जब हम लोग किसान आंदोलन में थे कि देखो हरामखोर ये लोग दिमाग में लोगों के डाल रहे हैं, टू मच डेमोक्रेसी। वो कहते हैं कि भारत में बहुत ज्यादा लोकतंत्र है। और 3-4 दिन पहले की प्रधानमंत्री के भाषण की अगर आपने इंग्लिश वर्जन देखा हो तो प्रधानमंत्री के भाषण का आया हुआ है कि इस देश की बर्बादी का कारण राइट्स हैं, राइट्स ध्यान है कि अधिकारों पे लोग बात करते हैं इसीलिए देश बर्बाद हो रहा है। वो क्या कह रहे हैं, कर्तव्य पे बात करो, इंसान को छोड़ दो, देश देश की बात करो। अरे हम ये कहते हैं बिना इंसान के देश कहां से आएगा भाई। देश कोई बॉर्डर थोड़ी है, देश कोई ये थोड़ी है कि नक्शा देश बना दिया। सरकार थोड़ी देश होती है, प्रधानमंत्री थोड़ी देश होता है। देश होता है उस क्षेत्र में रहने वाले लोग, वहां के पेड़ पौधे, वहां की जमीन, वहां के संसाधन, वहां के पशु पक्षी, वहां के जीव जंतु, इनको देश बोलते हैं। इनकी बर्बादी करके तुम कौन सा देश बनाने जा रहे हो, किसकी तरक्की करने जा रहे हो, ये समझ से बाहर है। यही सवाल हम लोगों को पूछने हैं कि जिस डीसी दफ्तर में तुम लोग जाने से हमें मना कर रहे हो, वो डीसी दफ्तर हमारे पैसे से चलता है भैया। जो हम लोगों के ऊपर ज्योतिर् का पाठ पढ़ाते हैं और हमारे को कहते हैं कि आदेश चलाते हैं कि तुमने ये नहीं करना और तुमने ये वो करना है, वो असल में नौकर हैं हमारे। वो मालिक को बता रहे हैं कि मालिक तुम इधर नहीं जाओगे, मालिक तुम ये नहीं खा सकते, मालिक तुम ये नहीं पहन सकते, मालिक तुमको ऐसे इलाज कराना पड़ेगा। वो ऐसे बोलते हैं, साथ में डंडा भी मरवाते हैं पुलिस वालों से। ये खेल समझना पड़ेगा हम लोगों को। क्या हम तैयार हैं इस चीज के लिए कि जिस तरह से आपकी फसलें खत्म कर दी, आपकी फसलों के बीज बांझ हो चुके हैं, अभी दूसरी बार बीज तो नहीं बनता ना उसी फसल में से, बनता है क्या, नहीं बनता ना। बीज कहां से लाना पड़ता है, बाजार से। अच्छा जो डंगरों वाला बीज है वो कहां से लाना पड़ता है, वो भी बाजार से। अब नए दूध जो है हमारी भैंस गाय नहीं होती है ना नेचुरल तरीके से, खाकर जोटे सब खत्म, तो बाजार से ही आ रहा है खेत का बीज, बाजार से ही आ रहा है डंगरों का बीज, और अब तो चलन आ गया है बाजार से ही आ रहा है मानव बीज। इंसान का बीज भी आजकल बाजार से आ रहा है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अब आईवीएफ के थ्रू जो है बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनको नहीं हो पा रहे हैं। और जिन बच्चों ने आज से 15 साल पहले इनके सारे के सारे खुराक ले रखी है बचपन वाली, वो बच्चे आने वाले टाइम में कितने बच्चे पैदा करेंगे, ये बहुत देखने वाली बात आएगी। और जो ये अब चल रहा है, जिसकी लड़ाई आज के वक्त सबसे ज्यादा हॉट मुद्दा है, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए यही है कि किसी भी तरह से हम अगली नस्लों को बचा लें। उसको बचाने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आपके अधिकारों को किस तरह से समाप्त किया जा रहा है। बिंदु नंबर 1, अगर कोई आदमी आपके गांव में आता है, वो कहता है कि तुमको इस पद्धति से इलाज करवाना पड़ेगा, तो हमें ये समझना होगा कि किस पद्धति से इलाज कराएंगे कि नहीं कराएंगे, ये हमारी मर्जी है। हमें कहने वाला कोई भी इंसान, किसी भी, उसकी कोई हैसियत नहीं कि वो हमको बताए कि हमें किससे इलाज करवाना है और कौन सा इलाज करवाना है।
कोई ये होने वाला कोई नहीं होता, कोई भी इंसान की ये देखे कि तुमने वो इलाज कराया कि नहीं करवाया। लेकिन फिर भी अगर वो आपको आ जाता है और वो कहता है कि आपको ये वाली सुई लगवानी पड़ेगी, तो सबसे पहला नियम और कायदा ये है, हमारा ये अधिकार भी है इंसान होने के नाते, कि वो डॉक्टर हमको बताए कि हमको किस कंपनी का क्या इंजेक्शन या कोई दवाई दी जा रही है, हमको ये बताए कि इसके क्या फायदे हैं और ये बताए कि इसके क्या नुकसान हैं। हम चाहें तो उसके बाद हमारी मर्जी है। अब कोई कंपनी कहती है कि इस प्रोडक्ट को लेने के बाद आपके साथ ये दिक्कतें हो सकती हैं। मैं आपको कुछ कंपनी के वेबसाइट पर जो साइड इफेक्ट दिए हैं वो बता देता हूं कि इसको लेने के बाद आपका सिर भी चकरा सकता है, आपका जी मचल सकता है, आपको बुखार हो सकता है 3-4 दिन, आपको खारिश हो सकती है, आपके शरीर पे दाने दाने हो सकते हैं, जैसे रात सी होकर वो फूटने लग जाती है, आपको जोड़ों में या मसल्स में मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, आपको क्लॉटिंग हो सकती है, मतलब आपके ब्लड के थक्के, खून के थक्के जम सकते हैं। क्लॉटिंग अगर दिल में हो गई तो हार्ट अटैक, दिमाग में हो गई तो ब्रेन हैमरेज, शरीर के किसी और अंग में हो गई तो लकवा, और अगर आपके प्रजनन अंग में हो गई तो नपुंसकता और बांझपन अगर हो गई। वो कहती है हो सकती है, हम भी यही कहते हैं कि भाई जिसको तुम लगाने जा रहे हो उस बंदे को बताओ कि तुमको ये हो सकता है, चाहे 1000 में 1 का होता हो, चाहे 1 लाख में 1 का होता हो, पर ये हो सकता है। हमारा अगला सवाल ये है कि मान लीजिए, सबसे पहले तो ये बात है कि ये सब बताने के बाद भी कोई आदमी लेता है तो उसको बड़े प्यार से दीजिए, लेकिन अगर कोई लेने से मना करता है तो उसके उस निर्णय का सम्मान करना चाहिए। हमारा इंसान होने के नाते हमारा हक है कि हम मना कर सकते हैं कि भाई नहीं लेते हम तो ये। अगर कोई चीज हमें अपने शरीर के लिए गलत लगती है तो कोई कौन होता है जबरदस्ती हमारे शरीर के साथ जबरदस्ती करने वाला? कौन होता है हमारे को जबरदस्ती छूने वाला? अगर जबरदस्ती हमारे शरीर में कुछ डाला जाए वो तो रेप की कैटेगरी में आएगा। इसीलिए ये अगले की मर्जी है कि कोई उसको लगवाए कि ना लगवाए। दूसरे नंबर पे, मान लीजिए आपने जबरदस्ती उसको लगा दिया है, तो हमारा अगला सवाल ये है सरकार से, जो आपको पूछना है कि मुझे ये बताओ इसकी कौन जिम्मेदारी ले रहा है कि ये बिल्कुल सेफ है, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम सुरक्षित है। और अगर कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जैसे नरवाना में डॉक्टर साहब ने बताया, नरवाना में 24 साल के मोहित ने जब 3 घंटे के अंदर अंदर अपनी जान दे दी, तो यकीन मानिए आज 27 दिन हो चुके हैं, उस बच्चे का हत्यारा आज तक भी नहीं पता कौन है। सरकार के कायदे के हिसाब से बात ये बनी कि हमने तो धक्का नहीं करा हुआ भाई, अपनी मर्जी तलवान गया था। अब ये आपके बच्चों के साथ नहीं होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो फिर आप किसी बहुत बड़ी गलत फहमी में हैं, क्योंकि जिन 8 बच्चियों की मौत हुई है, बच्चों की, जो ये शुरू हुआ था खेल, इस खेल जो 3 तारीख के बाद इन्होंने कहा था ना कि बच्चों के लिए शुरू करेंगे, 8 बच्चों की तो हमारे पास रिपोर्ट आ गई, कहां से कौन से बच्चे मरे। उनकी भी जिम्मेदारी लेने वाला ना कोई मास्टर आया ना कोई डॉक्टर आया। हमने कहा कि कम से कम ये तो बता दो कि जिम्मेदार कौन होगा। फिर हमने ये कहा कि चलो मान लिया कि तुमने कहा था कि 1 लाख में से 1 किसी को नुकसान हो सकता है, तुम्हारे लिए वो आंकड़ा हो सकता है, डॉक्टरों के लिए वो केस हो सकता है कि 1 केस बिगड़ गया। अरे जिसका बालक गया या जिसका बाप गया, जिसकी बाढ़ गई, जिसकी मां गई, उसके तो एक ही थी वो, उसका तो घर का नाश हो गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा, उसके बालका ने कौन पालेगा, ये तो बता दो कम से कम। लेकिन मजाल है कि कोई आदमी सांस पाड़ता हो, कोई अधिकारी को कहता नहीं, बोले मुझे हो जाएगा, अरे घर का नाश हो जाएगा, तुमको करेगा भाई, हमारे से तो नहीं देखा जाएगा। क्योंकि हमको तो ये मालूम है कि जिन सारा के तारा लाग लेंगे, अगला नंबर मेरा यह होगा, जब मेरे भी ढुक लेगा तो फिर मेरी औलाद का क्या होगा। तो मजबूरी है भाई आप लोगों के साथ खड़ा होना, मेरी तो मजबूरी है। मैं तो अपनी मजबूरी में अपने डर में लाग रहा हूं। जब आपने लागता हो कि अकेले अकेले बच लोगे
तो भाई आपकी मर्जी। अच्छा न्यू लगता हो कि सारा ने कल्था हो गए और इन पर सवाल भी पूछने पड़ेंगे। और जिन जिन का शरीर में नुकसान कर दिया, जिन जिन की दुकान बंद करी 2 साल के लॉकडाउन में, जिनके धंधे चौपट कर दिए, जिनके घर तोड़ दिए, जिनके बड़का का चश्मे चढ़वा दिए, जिनकी पढ़ाई बर्बाद कर दी, पूरी नस्ल की नस्ल खराब कर दी, फिर उनका हिसाब लेने का टाइम है कि नहीं है? मैंने तो बता दो है। एक बार हाथ खड़ा करके मैंने समर्थन तो दे दो, मानो हो कि हिसाब लेने का टाइम है। गांव के गांव में खड़ा होना पड़ेगा, यूं काम नहीं चलेगा। 5-4 आदमी कमेटी आता है, यूं काम नहीं चलेगा कि आप यूं कर देंगे भाई 4 आदमी हो गए इकट्ठे होकर बात करने लागे। जिस आदमी ने षड्यंत्र का नहीं पता है ना, उस आदमी को यह समझाना पड़ेगा। ये षड्यंत्र ही 15 मिनट में समझ में नहीं आओगा। आप दाड़ोकिया का भी टाइम हो रहा है, मैंने कहा अभी मैंने बेरा है सब बदन के बैठे हो, मतलब 3-4 घंटे से आप लोग यहाँ हो और बात घनी लंबी है मेरे पास। तो इसका एक समाधान है, 1-2 गांव राम आपस में बात करके, गली वाइज बात करके, अब आसपास के 5-4 गांव इकट्ठे होकर बात कर सका। हाँ लंबी बात है, या तो आड़ा आके बता दूंगा आपके आसपास, और आपके आसपास नहीं ऐसा संभव होता तो आपको ट्रेनिंग दे देंगे, आपके ट्रेनिंग दे देंगे बालकात है। और या फिर आपको वो पुरानी जो मेरी वीडियोज है जिनमें मैंने आज के हालात बता रखे थे, वह सारे के सारे समझा देंगे। कई लोग आगे न्यू भी लगे हैं, अब भाई यू मोदी जब सारी दुनिया न्यू कर देगा तो राज किस पकड़ेगा, और जो बाकी गेल होगा हमारी गेल भी हो जाएगा। सब गेल भी नहीं होता। और जब किसी ने न्यू लगता हो कि कल्ला मोदी कर रहा है या कल्ला इस भारत में हो रहा है, जो षड्यंत्र पूरा वैश्विक षड्यंत्र है। और भारत के अंदर इसको अमली जामा पहनाने वाला अकेला नरेंद्र मोदी नहीं है, राहुल गांधी उसके साथ लगा हुआ है। इस षड्यंत्र की शुरुआत 2006 में राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी ने करी थी, जिस टाइम पे वो यूपीए की चेयरपर्सन थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होया करते। और आम आदमी पार्टी का केजरीवाल इसके अंदर सबसे आगे नंबर पर भाज रहा है कि ना सब तक फर्स्ट नंबर में आऊंगा। खट्टर ने 500 का चलान करा, मैं 200 का करूंगा। खट्टर ने 2000 का, सॉरी बोला 2000 का करूंगा। दिल्ली में 2000 का चलान है, बोला खट्टर ने 1000 आदमी मार दिए, मैं 4000 मारूंगा। तो या तो सेंटर की खेल देख लो, पूरे भारत में देख लो, उद्धव ठाकरे शिवसेना वाला, ममता बनर्जी तृणमूल वाली, कम्युनिस्टों की सरकार केरल में, यूपी वाले देख लो योगी जी भी ये काम करने लग रहे। अगर अपना जो हिमाचल वाला भी ये कर रहा, यो भी ये कर रहा। हरियाणा में आ जाओ, ना चौटाला बोलता, ना भजनलाल का परिवार बोलता, ना वे बंसीलाल का परिवार बोलता, ना सुरजेवाला बोलता, ना शैलजा बोलती, ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा चू करता। कोई सा परिवार रह गया गे, रह गया तो उन्हें जोड़ लो, कोई नहीं बोलता। मेरा कहने का मतलब यो है, बोल रहा हो तो बताओ। अब चौटाला हुड्डा साहब ने कति नहीं ले या सुनी, ना ली चौटाला ने, अब ले ही नहीं। या जया इतनी बढ़िया होती तो सब तो पहले ले अर्जया इतनी माड़ी थी तो अपने आदमी तो गया करेगी माड़ी है भाई, ना मत लियो, ना अपने वर्करात गया, ना अपने कार्यकर्ताओं तक गया, ना अपने किसी पार्टी वाले तक गया। इनके तरफ से भेड़ बकरी है, मरे तो 100 बार मरे, ना ठेका नहीं है किसी चीज का। सारे लाख के न्यूचा में है, अब तारा जमीन पे भी कब्जा हुआ है, टांगरा पे भी कब्जा हुआ है, और अपने शरीरा पे भी कब्जा हुआ है, दिमागा पे भी कब्जा हुआ है। लैंड बैंक का खेल देखा है आपने? लैंड बैंक में सरकार ने कहा है कि भाई तुमने जब 2 किले बेचने हो ना, जो कि तुमने बेचने पड़ेंगे। क्यों? किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पे कर्जा पहले चढ़ रहा है, जब दूसरी आमदनी नहीं है तो कर्जा रोज की रोज बदल लाग रहा है, महंगाई बदल लाग रही है, फसल की कीमत घटन लाग रही है। इसका मतलब आप पे कर्जा बढ़ता जाओगा। थोड़े दिन में बैंक के फोन आने लग जाएंगे, बोला लाल डोरा टूट गया, घर की रजिस्ट्री होगी, घर पे भी ले लो कर्जा, खर्चा चलान खतरा पा घर पे भी ले लेंगे। और फिर जब चुकान की कीमत बारी आओगी तो अपने चुकान है नहीं, तो जमीन जब बिकेगी
तो सरकार ने लैंड बैंक बना रखा है। सरकार ने कहा है कि जमीन बेचनी हो ना तो अपना प्रॉपर्टी डीलर पे रेट सेट कर लो। जब तेरा किला 20 लाख का बिकता हो तो माधोरा 25 लाख में खरीदने वाले बैठे हैं, टेंशन ना लियो, मारती दे दियो, किस्तें देने हैं बेरा है ना। फिर आपने वो जो खेल चल रहा है जो लंबा खेल है, लंबा फसल नस्ल समाज सब कुछ कति मड़िया में ठहरने का खेल है। और जब आपके नु समझ में आता हो तो पहले नंबर पे एक काम कर लो कि कमेटी बना के एक तो काम करो, घर घर जाकर न्यू पता कर लो किसी ने पहली खुराक ले या दूसरी खुराक ले, उसके बाद के साइड इफेक्ट आ लिए किसी का, उनकी लिस्ट तैयार कर लो। सारा का मुकदमा गिरा सुप्रीम कोर्ट में। दूसरे नंबर पे अपने गांव के स्कूल खोल लो, इकट्ठे हो गए स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और ग्राम सभा। तो ऐसी संस्थाएं हैं हमारे पास आज भी जिनके लिखे हुए को, जिनके पास करे हुए प्रस्ताव को प्रधानमंत्री भी नकार नहीं सकता, क्योंकि गांव राम का आदेश है वो। तो गांव राम इकट्ठा होकर अपने बालकन बचा लो, बालक भी बचा लो, आगे आने वाले टाइम में अगली दोस्तें भी बचा लो जो से गांव में पड़े हैं, इनके सौदागर। क्योंकि पार्टियों के जो नेता है वह तो इन कंपनियां के दलाल बन के काम करने लग रहे हैं। अब निर्भर करता है हमारे ऊपर कि आप इस षड्यंत्र ने समझाएंगे या फिर इनके आगे बलि का बकरा अपने बालका ने बनाते रहेंगे। बहुत ज्यादा समय ले लिया, मेरे को उम्मीद थी 10 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा, लेकिन आप लोग इतने शांति से आपने सुना और मैं चाहूंगा कि अभी तो आप लोग अपना काम निपटाएं, बाकी अगली बार के लिए आसपास के गांव में आप लोग बात कीजिए कि इकट्ठे होते हैं और इस पूरे षड्यंत्र के साथ मिलकर लड़ते हैं। अपने बच्चों को भी बचाएंगे, अपनी जमीन भी बचाएंगे, अपने गांव राव ने भी बचाओगे और एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार करेंगे जिसमें 100% रोजगार, एक भी बालक भी बचना चाहिए। इन्हीं सब शब्दों के बाद मैं साथ में अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी का, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बातें बताई जिनको हमें समझना है, अपने जहन में उतारना है, इन बातों का अनुसरण करना है। एक प्रकार से इन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है, हमें प्रेरणा दी है। इनके मार्गदर्शन पर हमें चल करके अपनी फसल, अपनी नस्ल को बचाना है। इन्होंने यहाँ पहुंचकर हमारा गौरव बढ़ाया, हम इनके अति आभारी हैं, इनका धन्यवाद करते हैं जिन्होंने बहुत परेशानी के साथ यहाँ पहुंचने का कष्ट किया। ये हमारे लिए, हमारे गांव के लिए सौभाग्य की बात है। हमें मास्टर देवेंद्र बलारा कह रहे थे ना कि भाई हम क्या लेकर जा रहे हैं यहाँ से।